आज हम एक युवा महिला की असामान्य कहानी में डूबते हैं, जो एक परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश कर रही थी और अज्ञात रहना चाहती थी। ये कहानी बुसान में घटित होती है, जो दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है और दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये युवा महिला, जो अपने विचारों में मग्न थी, उन्हें साकार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसका अजीब व्यवहार जनता का ध्यान आकर्षित करता और कई चर्चाओं का विषय बन गया। जियोंग यू जियोंग, बुसान की 23 वर्षीय निवासी, ने मई 2023 में अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया और एक परफेक्ट क्रिमिनल प्लान बनाना शुरू किया। लाइब्रेरी से उसने सबूत छुपाने के तरीके पर किताबें उधार लीं और 3 महीने तक इंटरनेट पर क्रिमिनोलॉजी और पुलिस की विधियों का अध्ययन किया। जियोंग यू जियोंग का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह किसी अपराधियों से जुड़ी नहीं थी। पहली नजर में वह एक आम नागरिक की तरह दिखती थी, इसलिए उसे समझ आया कि उसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह ऐसा लक्ष्य चुने जिसे उसके साथ नहीं जोड़ा जा सके। ऐसी व्यक्ति कहां मिल सकती है अगर न ट्यूटर सर्चिंग ऐप में। दक्षिण कोरिया में युवा लोग स्कूल में सफल होने के लिए भारी दबाव में होते हैं, इसलिए ट्यूटर ऐप्स बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। ये ऐप्स अक्सर कई निजी शिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जियोंग यू जियोंग के लिए यह एक परफेक्ट जगह थी, एक मेंटर ढूंढने के लिए। कुछ ही दिनों में उसने बुसान के 50 से अधिक ट्यूटरों से संपर्क किया, एक ऐसे छात्र की मां बनकर जिसने अतिरिक्त अंग्रेजी कक्षाओं की आवश्यकता बताई। लंबी बातचीत के बाद उसने एक महिला ट्यूटर को चुना। वह युवा महिला 26 साल की थी, अकेली रहती थी और अपने घर पर छात्रों को पढ़ाती थी। परिचितों ने उसे एक जीवंत और भद्र महिला के रूप में वर्णित किया, जो अपने छात्रों की पूरी ईमानदारी से मदद करना चाहती थी और प्रत्येक के पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में मदद करती थी। वह सुनने और समझने में अच्छी थी, इसलिए जब जियोंग यू जियोंग ने उससे पूछा, क्या आप अकेली रहती हैं, तो शायद उसने कुछ असामान्य नहीं सोचा। शायद भविष्य की छात्रा बस शर्मीली थी और नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी गलतियां सुने। ट्यूटर ने पुष्टि की कि वह अकेली रहती है और 2 दिन बाद एक परिचयात्मक सत्र के लिए मिलने पर सहमति व्यक्त की। उसका घर गुमझोंग जिले में था, जो उस स्थान से लगभग 20 मिनट की दूरी पर था जहां जियोंग यू जियोंग अपने दादा के साथ रहती थी, जो उसके एकमात्र अभिभावक और रिश्तेदार थे। 26 मई 2023 को शाम 4 बजे के आसपास निगरानी कैमरों ने यू जियोंग को एक शिक्षक के अपार्टमेंट की ओर पैदल चलते हुए रिकॉर्ड किया, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए जो उसने इंटरनेट से मंगवाई थी। वह लगभग 5:30 बजे अपार्टमेंट पहुंची। शिक्षक ने उसे दरवाजे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। अगर शिक्षक को यू जियोंग की उम्र पर कोई संदेह था, तो उसे इसे व्यक्त करने का समय नहीं मिला। यू जियोंग तुरंत अपार्टमेंट में गई और शिष्टाचार के संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद शौचालय का उपयोग करने का अनुरोध किया। अपार्टमेंट मालिक ने उसे दिखाया कि उसे कहां जाना है, लेकिन यू जियोंग ने इस अवसर का उपयोग करके दूसरे कमरे में जाने और यह जांचने का मौका लिया कि क्या महिला वास्तव में अकेली रह रही थी। घटना के 1 घंटे बाद यू जियोंग अपार्टमेंट से शिक्षक के कपड़ों में बाहर निकली, जो उसने शिक्षक की अलमारी से लिया था। नए कपड़ों में वह कई पास के सुपरमार्केट्स में गई, जहां निगरानी कैमरों ने उसे खरीदारी करते हुए रिकॉर्ड किया। कचरा बैग, सफाई उत्पाद और अन्य वस्तुएं। बाद में उसने इन वस्तुओं का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया। यह ज्ञात नहीं है कि उसने ये चीजें तुरंत क्यों नहीं खरीदी। शायद उसने सोचा कि एक पुलिस वाला उसे रोक सकता है और उसकी थैली की तलाशी ले सकता है, या उसने उम्मीद की थी कि महिला के पास पहले से ही ये चीजें अपार्टमेंट में होंगी, या वह अच्छी योजना बनाने में सक्षम नहीं थी। यू जियोंग जब घर वापस आई, उसने तुरंत अपने उपस्थित होने के सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने मोबाइल, आईडी कार्ड और पर्स उठाया। फिर उसने उन सबूतों को हटाने का काम शुरू किया जो उसकी मौजूदगी को इंगित कर सकते थे। वह अपने घर गई, एक सूटकेस लेने, और फिर घटनास्थल पर लौटकर उसने शिक्षक के कपड़ों को 3 कूड़े के बैगों में पैक किया। इन बैगों को उसने सबसे पास के कूड़ेदान में फेंक दिया।
बाकी के सबूत उसने सूटकेस में छिपा दिए। पूरे सफाई के कार्य में लगभग 6 घंटे लगे, जिसमें उसने 3 बार अपने घर और शिक्षक के घर के बीच आना जाना किया। सीसीटीवी कैमरों में देखा जा सकता था कि वह बिना किसी बेचैनी के इन दोनों स्थानों के बीच चुपचाप चल रही थी। 27 मई की मध्यरात्रि के आसपास यूजेओंग आखिरी बार घर से निकली और सबूतों वाला सूटकेस अपने साथ ले गई। उसने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा कि उसे यांगसान ले चलें, जो बुसान से 20 किलोमीटर उत्तर में है। यूजेओंग ने भारी सूटकेस खुद ही ट्रंक में रखा और ड्राइवर की मदद अस्वीकार कर दी। पूरी यात्रा के दौरान उसने कुछ नहीं कहा और ड्राइवर से नजरें मिलाने से बचती रही। जब वे नदी के पास एक दूर दराज के स्थान पर पहुंचे, यूजेओंग ने ड्राइवर से रुकने को कहा, उसे पैसे दिए और सूटकेस खुद ही निकाला। फिर वह जंगल की ओर चली गई। यूजेओंग का यह व्यवहार ड्राइवर को संदिग्ध लगा। कौन रात के बीच भारी सूटकेस के साथ नदी की ओर जाता है? यूजेओंग ने ड्राइवर से इंतजार करने के लिए नहीं कहा, लेकिन ड्राइवर ने जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान के चलते कुछ देर वहीं चक्कर लगाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या वह वापस आएगी। 15 से 20 मिनट के बाद उसने देखा कि यूजेओंग हल्के सूटकेस के साथ वापस आ रही है। उसने फिर से टैक्सी रोकी और कहा कि उसे घर ले चले, जहां वह अपने दादा के साथ रहती थी। अधिकारियों का मानना है कि यूजेओंग ने नहीं पहचाना कि ड्राइवर वही आदमी था। ड्राइवर ने निर्देशों का पालन किया और स्थिति को अजीब नहीं मानने की कोशिश की। बाद में अपनी अंतर्ज्ञान के चलते उसने तड़के 3 बजे पुलिस से संपर्क किया। उसने रिपोर्ट किया कि हो सकता है कि युवती ने कुछ दूर दराज के जंगल में फेंका हो और उसका पता भी दिया। इस प्रकार यूजेओंग के उस रात के व्यवहार की गहन जांच की गई। जांचकर्ताओं ने टैक्सी ड्राइवर की जानकारी से उसकी हरकतों को समझा और सभी तथ्य जोड़ दिए। इसने आगे की जांच में मदद की। जब जांचकर्ता आए और यूजेओंग के सूटकेस की जांच करने लगे, तो उन्होंने उस पर अजीब गहरे लाल धब्बे देखे। धब्बों के स्रोत के बारे में पूछने पर लड़की ने कहा कि वह अपने मासिक चक्र में थी और अंदेशा जताया कि सूटकेस गलती से गंदा हो गया होगा। पुलिस को उसकी व्याख्या पर संदेह हुआ और उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। परीक्षणों से पता चला कि यूजेओंग उस समय अपने चक्र में नहीं थी और सूटकेस के धब्बों का कारण कुछ और था। इसके बाद यूजेओंग से धब्बों के बारे में फिर से पूछा गया और उसने एक नई कहानी गढ़ी कि ये उसकी गर्भावस्था और जंगल में एक यात्रा से संबंधित थे, इस उम्मीद में कि यह व्याख्या अधिक विश्वसनीय होगी। इस बीच अन्य पुलिसकर्मियों ने इलाके की तलाशी ली और लंबे घास में महत्वपूर्ण सबूत पाए। जांचकर्ता यूजेओंग को पूछताछ के लिए ले गए, लेकिन वकील की मांग करने के बजाय उसने एक और कहानी गढ़ी। उसने कहा कि वह अंग्रेजी की ट्यूशन के लिए एक शिक्षक के पास गई थी और एक खुला दरवाजा पाया। जब वह अंदर गई, उसने फर्श पर अपराध के निशान देखे और एक अज्ञात व्यक्ति, जो इसके लिए जिम्मेदार था, अभी भी वहां था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि अगर वह चुप रहेगी और उसकी मदद करेगी तो वह ठीक रहेगी। किसी ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया और यूजेओंग घबराई और उसने घटनाओं का अपना संस्करण फिर से बदल दिया। अब उसने दावा किया कि उसने खुद को एक छात्रा के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि एक वयस्क के रूप में उसे एक ट्यूटर की तलाश करना शर्मनाक लगा। जब वह अपार्टमेंट में आई तो अध्ययन कार्यक्रम को लेकर एक बहस हुई और अपनी सुरक्षा के लिए डर के कारण उसने कार्रवाई की, जिससे घटना हुई। एक और घड़ी गई कहानी से जांचकर्ताओं का धैर्य खत्म हो गया। उन्होंने यूजेओंग के दादा से संपर्क करने और उन्हें थाने आने के लिए कहने का फैसला किया। दादा को अपनी पोती की हरकतों के बारे में सुनकर बहुत हैरानी और दुख हुआ। उसने उसे बचपन से पाला था और विश्वास नहीं कर सकता था कि वह ऐसा कुछ करने में सक्षम थी। लेकिन जब उसे सबूत दिखाए गए तो वह उसकी दोषिता को नकार नहीं सका। चूंकि जांचकर्ता यूजेओंग से कोई ईमानदार स्वीकारोक्ति नहीं पा सके, उन्होंने दादा से अकेले में उससे बात करने को कहा। उन्होंने सहमति दी। जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो दादा ने अपनी पोती से सच्चाई बताने की विनती करनी शुरू की। शायद यूजेओंग अपने दादा से प्यार करती थी या उसने महसूस किया कि स्थिति निराशाजनक थी, लेकिन उस क्षण में उसने आखिरकार स्वीकार किया।
उसने बताया कि वह सभी चीजों में रुचि रखती थी जो वास्तविक अपराधों से संबंधित थीं, फिल्मों और शो से लेकर किताबों और लेखों तक। वह जानना चाहती थी कि ऐसे मामले में शामिल होना कैसा लगता है। उसकी भावनात्मक रिपोर्ट ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को भी प्रभावित किया। उसकी कहानी, उसके ट्यूटर और घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद जांचकर्ता और भी ज्यादा हैरान थे। वे जानबूझकर किए गए अपराधों से निपट रहे थे, लेकिन ऐसा मामला उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह पता चला कि यूजेओंग विशेष रूप से कोरियाई साइको थ्रिलर हेल्पलेसनेस में रुचि रखती थी, जिसमें एक महिला एक अपराध करती है और एक अजनबी पहचान लेती है। उसके ब्राउजर की क्रॉनिकल से पता चला कि वह यह फिल्म रोजाना देखती थी। जब जांचकर्ताओं ने उसकी हरकतों की तुलना फिल्म की कहानी से की तो स्पष्ट समानताएं मिली। किसी और के होने का विचार उसे आकर्षक लगा जब उसके जीवन के इन घटनाओं से पहले के हालात पर विचार किया जाए। यूजोन के संदेशों और सोशल नेटवर्क के विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि उसके पास न तो दोस्त थे, न ही जान पहचान वाले, न कोई काम था और न ही अपने दादा के अलावा कोई परिवार था। वह एक साधारण जीवन जी रही थी। स्कूल के समय में वह एक सामान्य लड़की थी जिसकी सामाजिक गतिविधि न्यूनतम थी, लेकिन तब से कुछ बदल गया था। संयोगवश या दुर्भाग्यवश यूजोन ने एकांत जीवन जीना शुरू कर दिया और अन्य लोगों के साथ बातचीत कम कर दी, न ही वास्तविक दुनिया में और न ही इंटरनेट पर। मनोवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह इस स्थिति से शारीरिक और भावनात्मक रूप से भागने की कोशिश कर रही थी। वह किसी और के होने का सपना देखती थी, किसी ऐसे व्यक्ति का जो एक पूर्ण जीवन जीता हो, जिसका अपना अपार्टमेंट हो, नौकरी हो, विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो और दोस्त हों, किसी ट्यूटर जैसे। विशेषज्ञों का मानना है कि उसका उद्देश्य केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि ईर्ष्या भी थी। उसकी कल्पना में अगर वह पहले से ही अदृश्य थी तो किसी और के होने में कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने उन 50 ट्यूटरों में से प्रत्येक से संपर्क किया जिनसे चोंग ओ चोंग ने संपर्क किया था। सभी 20 साल की युवा महिलाएं थीं। यूजोन ने उनसे पूछा कि क्या वे अकेली रहती हैं और क्या उनकी बेटी उनके पास पढ़ाई के लिए आ सकती है। एक युवा महिला जिसे पैसे की सख्त जरूरत थी, लगभग यूजोन को एक छात्र के रूप में लेने के लिए तैयार थी, लेकिन अंततः उसने मना कर दिया क्योंकि उसका अपार्टमेंट पढ़ाई के लिए बहुत छोटा था। अब वे और सभी अन्य ट्यूटर इस सोच के साथ जी रहे हैं कि उनके घर में कुछ भी हो सकता था। यूजोन ने अपनी अजीब कल्पना को पूरा करने के बाद किसी भी तरह की पछतावा नहीं दिखाया। यह चौंकाने वाला था। निगरानी फुटेज में जो घटना से पहले और तुरंत बाद ली गई थी, वह उल्लेखनीय रूप से शांत और संयमित दिखाई दी। उसकी हरकतें निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी थीं, जो हर किसी को प्रभावित करती थीं जिसने वह फुटेज देखा। यह समझना मुश्किल है कि यूजोन जो हुआ उसके बाद कैसे बाहर जा सकती थी और इतना आत्मसंयम बनाए रख सकती थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने प्रेस के लिए पहले ही माफी तैयार कर ली थी। अपने बयान में उसने कहा, मुझे परिवार के लिए खेद है और मुझे लगता है कि मैं बस खुद नहीं थी। हालांकि जो लोग इस मामले का अनुसरण कर रहे थे उन्हें उसके शब्द अपर्याप्त लगे। यूजोन के दादा, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, पत्रकारों के ध्यान का केंद्र बन गए। उन्होंने इंटरव्यू के लिए उनकी तलाश शुरू कर दी और इन साक्षात्कारों में से एक में उन्होंने उसके कार्यों की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने बताया कि उनकी परवरिश की गलतियों ने इस परिणाम को जन्म दिया था। दादा ने ट्यूटर के परिवार के प्रति गहरा खेद भी व्यक्त किया। जो भी उन्हें जानते थे, उन्होंने उन्हें एक दयालु और देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। उन्होंने हमेशा अपनी पोती को सभी आवश्यक चीजें देने की कोशिश की और उसे अकेले बड़ा करना आसान नहीं था। पड़ोसी अक्सर उनकी दयालुता और उदारता के बारे में बताते थे। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद अब वह अपनी पोती के कार्यों के कारण दोष भावना के साथ जी रहे हैं। वह शांति नहीं पा सके क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यूजोन की परवरिश में संभवतः गलतियां की थीं। वह जो हुआ उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते थे।
और यह भावना उन्हें आराम नहीं करने देती। यूजोन और उसके परिवार की कहानी ने सार्वजनिक रूप से व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। लोगों ने चर्चा की कि अगर अन्य कदम उठाए गए होते तो ऐसे मामलों को कैसे रोका जा सकता था। कई लोगों ने दादा के प्रति सहानुभूति जताई, क्योंकि उन्होंने उनमें किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने सब कुछ किया लेकिन फिर भी एक कठिन स्थिति में पाया। कोर्ट प्रक्रिया से पहले यूजोन ने एक पीसीएलआर टेस्ट लिया, जो सहानुभूति, आवेगशीलता और परजीवी जीवन शैली के झुकाव को मापता है। इस टेस्ट में 20 सवाल होते हैं और इसे 40 अंकों के पैमाने पर मापा जाता है। दक्षिण कोरिया में जिन लोगों को 25 अंक से कम मिलते हैं उन्हें गंभीर मानसिक समस्याओं वाले व्यक्ति माना जाता है, जिनके पास कोई अंतरात्मा नहीं है। यूजोन को 28 अंक मिले। प्रक्रिया के दौरान उसने माफी मांगी और दावा किया कि घटना के समय वह मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रही थी। लेकिन अभियोजकों ने उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया और कहा कि उसने सब कुछ पहले से योजना बनाई थी और सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। उन्होंने कड़ी सजा की मांग की, लेकिन यूजोन सबसे कठोर सजा से बच गई। 24 नवंबर 2023 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बहुत कम लोग जानते थे कि एक टैक्सी ड्राइवर, जिसने अपने पेट की भावना का पालन किया, ने पुलिस को सूचना दी, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। अगर उसकी सतर्कता न होती तो यूजोन संभवतः कुछ समय के लिए न्याय से बच सकती थी और एक नई योजना बना सकती थी। इस टैक्सी ड्राइवर ने गुमनाम रहने का फैसला किया, इंटरव्यू और इनाम से बचा, क्योंकि उसे डर था कि यूजोन समय से पहले रिहा हो सकती है और बदला ले सकती है, या उसके कार्य दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार यूजोन जेल में काफी सहज महसूस करती है। वह अच्छा खाती है, सोती है और एकांत का आनंद लेती है, बिना पछतावे के कोई संकेत दिखाए। दक्षिण कोरियाई मीडिया अक्सर उसके दिखने पर ध्यान केंद्रित करती है और इस बात पर जोर देती है कि एक इतनी युवा महिला एक इतनी गंभीर घटना में शामिल हो सकती है। यह केस बहुत ही दर्दनाक है। झूठ ने न सिर्फ एक खुशहाल शादी को बर्बाद किया, बल्कि एक ऐसी औरत की जिंदगी भी तबाह कर दी जो अपने पति की ईमानदारी पर भरोसा करती थी और अपने परिवार का सपना देखती थी। लेकिन जल्द ही पता चला कि वो धोखा देने में माहिर था और अपने राज्य पाने के लिए उसने भयानक काम किए। लोरी के सुआरेज का जन्म 31 दिसंबर 1976 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। उसके असली माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि फुलर्टन के एक जोड़े, थेल्मा और जेराल्ड सुआरेज ने उसे गोद लिया था। जेराल्ड, जो ब्राजील से थे, अपनी पत्नी से रियो डी जनेरो में मिशनरी काम के दौरान मिले थे। फिर वे कैलिफोर्निया आ गए और लोरी को अपने परिवार में शामिल कर लिया। लोरी ने अपने शुरुआती साल अपने गोद लेने वाले माता पिता के साथ बिताए, लेकिन 11 साल की उम्र में उनके तलाक के बाद वो अपनी मां के साथ यूटा राज्य के ओरेम शहर चली गई। 1994 में 18 साल की लोरी दोस्तों के साथ यात्रा के दौरान 19 साल के मार्क हॉकिंग से मिली। उनकी मुलाकात किस्मत का खेल थी। वे एक दूसरे से जुड़ गए। 5 साल बाद उन्होंने शादी कर ली और अपने मजबूत और करीबी रिश्ते से दोस्तों और परिवार को प्रभावित किया। मार्क एक आदर्श पति लगता था, प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला और मेहनती। लेकिन इस दिखावे के पीछे झूठ का जाल छिपा था। 2004 में जब ये दुखद घटनाएं हुईं, लोरी एक महत्वाकांक्षी और मेहनती 27 साल की महिला थी, जो मैनेजर की सहायक के रूप में काम करती थी। सहकर्मी उसे एक लक्ष्य उन्मुख, समझदार और दृढ़ व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे। दूसरी ओर मार्क का दावा था कि उसने यूटा विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और मेडिकल स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है, जो सच्चाई से बहुत दूर था। लेकिन इस समय तक उसने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को इस बात का यकीन दिला दिया था। ताकि मार्क अपनी पढ़ाई जारी रख सके, परिवार ने नॉर्थ कैरोलिना जाने की योजना बनाई। इसके अलावा जोड़े को पता चला कि लोरी 5 हफ्ते की गर्भवती थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। महिला ने पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उसके आखिरी कार्य दिवस और शिफ्ट में कुछ ही हफ्ते बचे थे। लेकिन सारी योजनाएं 19 जुलाई 2004 को धराशायी हो गईं, जब
लोरी कथित तौर पर घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। उस सुबह करीब 10 बजे मार्क ने अपनी पत्नी के दफ्तर फोन किया ये पूछने के लिए कि वो कहाँ है, लेकिन एक कर्मचारी ने बताया कि वो अभी तक नहीं आई है। यह अजीब था क्योंकि लोरी हमेशा बहुत समय की पाबंद थी। मार्क ने लोरी के बॉस को बताया कि उसकी पत्नी सुबह 5:30 बजे के करीब अपनी रोज की तरह पास के पार्क में दौड़ लगाने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। उसने अनुमान लगाया कि शायद लोरी सीधे काम पर चली गई हो और कार ले गई हो। बॉस को यह अजीब लगा और उसने मार्क को सलाह दी कि वो पुलिस को बुलाए। मार्क ने सलाह मानी और सुबह 10:07 पर पुलिस को फोन किया। उसने लोरी के दोस्तों को भी फोन किया यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी को पता है वो कहां हो सकती है, लेकिन उस दिन किसी का भी उससे संपर्क नहीं हुआ था। मार्क ने 10:49 पर फिर से पुलिस को फोन किया और बताया कि वो पार्क जाने वाली सड़क पर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और उसे ड्राइववे में उसकी कार मिली, लेकिन उसमें लोरी का कोई निशान नहीं था। उसने खोज में मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कम से कम 24 घंटे इंतजार करना होगा। इस बीच लोरी के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों ने मार्क की खोज में मदद करने का फैसला किया। कुछ रिश्तेदार तो देश के दूसरे हिस्सों से भी आए, लेकिन दुर्भाग्य से खोज में कोई प्रगति नहीं हुई। 20 जुलाई को पुलिस लोरी के परिवार द्वारा शुरू की गई खोज में शामिल हो गई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता से अपील की कि वे गर्भवती महिला की खोज में मदद करें। शहर में उसकी तस्वीर और संपर्क नंबरों वाले सैकड़ों पोस्टर लगाए गए और मीडिया ने इस मामले की व्यापक कवरेज की, जिससे 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक आकर्षित हुए। सभी प्रयासों के बावजूद लोरी का कोई सुराग नहीं मिल सका। मार्क, उसका पति, कैमरों के सामने अपनी उपस्थिति के दौरान बेहद चिंतित दिखाई दे रहा था। उसी दिन सुबह सुबह पुलिस को एक होटल के पास उसके अजीब व्यवहार की सूचना मिली। मार्क सिर्फ सैंडल पहने हुए था और इतना उत्तेजित था कि उसे यूटा विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में भर्ती कराना पड़ा। परिवार को जानने वाले लोगों का मानना था कि उसकी गर्भवती पत्नी के गायब होने से उसे भावनात्मक आघात लगा होगा। उन्हें लोरी के गायब होने में उस पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया। फिर भी पुलिस की राय अलग थी और उन्होंने शुरू से ही मार्क पर उसके गायब होने का शक किया। बड़े पैमाने पर चल रही खोज के दौरान मीडिया में दिखाई जा रही उसकी चिंता का ढोंग धीरे धीरे टूटने लगा। मार्क ने अपनी पत्नी समेत सबको अपनी पढ़ाई के बारे में धोखा दिया। उसने लोरी और उसके परिवार को बताया कि उसने यूटा यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में टॉप किया है और नॉर्थ कैरोलिना में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी है, इसीलिए वे शिफ्ट होने की सोच रहे थे। लेकिन मार्क के पिता डगलस हैकिंग सच्चाई जानते थे जो दूसरों को नहीं पता था। 22 जुलाई को उन्होंने ये जानकारी मीडिया को दी। पता चला कि उनके बेटे ने कभी बैचलर डिग्री नहीं ली और 2002 में पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि वो ऐसा दिखावा करता रहा कि वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, पढ़ रहा है और असाइनमेंट्स कर रहा है। मार्क देश भर में घूमता रहा और ऐसा दिखावा करता रहा जैसे वो अलग अलग मेडिकल स्कूल्स में इंटरव्यू दे रहा हो। डगलस ने कहा कि किसी भी मेडिकल स्कूल ने उनके बेटे को एडमिशन नहीं दिया था और ये सब एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। मार्क ने पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव की वजह से झूठ बोला क्योंकि उसका पूरा परिवार मेडिकल फील्ड में था। पिता बच्चों के डॉक्टर थे, मां नर्स थीं और उसके भाइयों ने साइंस में अच्छा किया था। लोरी का परिवार मार्क के धोखे से हैरान था, लेकिन उन्होंने लोरी की तलाश नहीं छोड़ी। जो लोग खोज में शामिल थे उनमें से कई सोचते थे कि अगर वो अपनी पढ़ाई के बारे में झूठ बोल सकता है तो वो लोरी के बारे में भी झूठ बोल सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि पढ़ाई के बारे में झूठ बोलने से वो लोरी के गायब होने का दोषी नहीं ठहरता। जब मार्क से इस बारे में पूछा गया तो उसने किसी भी तरह की शामिलगी से इनकार किया। फिर भी पुलिस का मानना कुछ और था। शुरू से ही मार्क को संदिग्ध माना जा रहा था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे थे। पुलिस को यकीन था कि यह पहले दर्जे का अपराध था। जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो कई सबूत मिले। एक खराब गद्दा जिसके स्प्रिंग्स दिख रहे थे, एक नए गद्दे की रसीद, बिस्तर के कपड़े, रसोई के बर्तनों पर अजीब गहरे लाल धब्बे, बेडरूम की साइड टेबल में कालीन के टुकड़े
कपड़े और लोरी का एक कथित खत जो गेस्ट रूम में मिला था। पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि जिस सुबह लोरी गायब हुई, जब मार्क ने दावा किया कि उसने पार्क में खोजा और फिर पुलिस को बुलाया, वो असल में एक नया गद्दा खरीदने में व्यस्त था। इसके अलावा लोरी की कार का ड्राइवर सीट जो पार्क के पास मिली थी, करीब 180 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति के हिसाब से सेट था, जबकि लोरी सिर्फ 150 सेंटीमीटर लंबी थी। घर में लोरी की कार की चाबियां मिली, जिससे सवाल उठे, अगर वो सच में पार्क में एक्सरसाइज करने गई थी तो चाबियां घर पर क्यों रह गईं? अलग अलग जगहों पर मिले कई सबूतों में एक कटा हुआ गद्दा भी था जो बेडरूम के बिस्तर से मेल खाता था और जो यूटा यूनिवर्सिटी अस्पताल के पास के कूड़ेदान में मिला था। गहरे बालों की एक लट भी एक कूड़ेदान में मिली जो अस्पताल के बगल में एक पेट्रोल पंप के पास था। मार्क और लोरी की दोनों कारों से कई सामान जब्त किए गए और अस्पताल, पार्क के पास की चर्च और 24 घंटे खुले स्टोर के सीसीटीवी फुटेज ने केस में नए मोड़ जोड़े। सबूतों के इकट्ठा होने के साथ मार्क पर शक और गहरा होता गया और यह साफ होता गया कि लोरी को जिंदा पाने के चांस हर दिन के साथ कम होते जा रहे थे। लोरी के गायब होने के कुछ ही दिनों में पुलिस ने कई सबूत इकट्ठे कर लिए जो इशारा करते थे कि मार्क ने 19 जुलाई की सुबह जल्दी उनके घर में यह अपराध किया होगा और कुछ घंटों बाद किसी अनजान जगह पर सबूत मिटा दिए होंगे। जांचकर्ताओं का शक 25 जुलाई 2004 को सही साबित हुआ, जब मार्क के भाइयों स्कॉट और लांस ने बताया कि उसने उनके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एक दिन पहले 24 जुलाई को वे उससे मिलने मनोचिकित्सा अस्पताल गए थे जहां वो भर्ती था और उससे मिन्नत की कि वो बताए कि लोरी के साथ क्या हुआ। उन्होंने उसे सोचने का वक्त दिया और जब वे शाम को वापस आए तो उसने अपनी शामिलगी मान ली। घटना की सटीक जानकारी अज्ञात रही, लेकिन यह पता चला कि शुक्रवार 16 जुलाई को जब लोरी काम पर थी, उसने नॉर्थ कैरोलिना के मेडिकल स्कूल को फोन किया फाइनेंशियल एड के बारे में पूछने के लिए और उसे पता चला कि उसका पति वहां एनरोल नहीं था। सहकर्मियों ने देखा कि इस कॉल के बाद लोरी परेशान थी और रो रही थी। वो जल्दी काम छोड़कर घर चली गई, शायद मार्क से बात करने के लिए। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक लोरी ने उसी दिन शाम करीब 5 बजे यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी को फोन किया और एक वॉइस मैसेज छोड़ा जिसमें उसने कहा कि मार्क ने उसे बताया कि लिस्ट में उसका नाम न होना कंप्यूटर की गलती या किसी और वजह से है। ऐसा लगता है कि उसने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि उसी शाम वे दोनों उसके बॉस के फार्म हाउस पर एक पार्टी में गए और लग रहा था कि वे अच्छा समय बिता रहे हैं। मार्क ने अपनी पत्नी समेत सबको अपनी पढ़ाई के बारे में धोखा दिया। उसने लोरी और उसके परिवार को बताया कि उसने यूटा यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में टॉप किया है और नॉर्थ कैरोलिना में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी है, इसीलिए वे शिफ्ट होने की सोच रहे थे। लेकिन मार्क के पिता डगलस हैकिंग सच्चाई जानते थे जो दूसरों को नहीं पता था। 22 जुलाई को उन्होंने ये जानकारी मीडिया को दी। पता चला कि उनके बेटे ने कभी बैचलर डिग्री नहीं ली और 2002 में पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि वो ऐसा दिखावा करता रहा कि वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, पढ़ रहा है और असाइनमेंट्स कर रहा है। मार्क देश भर में घूमता रहा और ऐसा दिखावा करता रहा जैसे वो अलग अलग मेडिकल स्कूल्स में इंटरव्यू दे रहा हो। डगलस ने कहा कि किसी भी मेडिकल स्कूल ने उनके बेटे को एडमिशन नहीं दिया था और ये सब एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। मार्क ने पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव की वजह से झूठ बोला क्योंकि उसका पूरा परिवार मेडिकल फील्ड में था। पिता बच्चों के डॉक्टर थे, मां नर्स थीं और उसके भाइयों ने साइंस में अच्छा किया था। लोरी का परिवार मार्क के धोखे से हैरान था, लेकिन उन्होंने लोरी की तलाश नहीं छोड़ी। जो लोग खोज में शामिल थे उनमें से कई सोचते थे कि अगर वो अपनी पढ़ाई के बारे में झूठ बोल सकता है तो वो लोरी के बारे में भी झूठ बोल सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि पढ़ाई के बारे में झूठ बोलने से वो लोरी के गायब होने का दोषी नहीं ठहरता। जब मार्क से इस बारे में पूछा गया तो उसने किसी भी तरह की शामिलगी से इनकार किया। फिर भी पुलिस का मानना कुछ और था। शुरू से ही मार्क को संदिग्ध माना जा रहा था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे थे। पुलिस को यकीन था कि यह पहले दर्जे का अपराध था। जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो कई सबूत मिले।
एक खराब गद्दा जिसके स्प्रिंग्स दिख रहे थे, एक नए गद्दे की रसीद, बिस्तर के कपड़े, रसोई के बर्तनों पर अजीब गहरे लाल धब्बे, बेडरूम की साइड टेबल में कालीन के टुकड़े, कपड़े और लोरी का एक कथित खत जो गेस्ट रूम में मिला था। पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि जिस सुबह लोरी गायब हुई, जब मार्क ने दावा किया कि उसने पार्क में खोजा और फिर पुलिस को बुलाया, वो असल में एक नया गद्दा खरीदने में व्यस्त था। इसके अलावा लोरी की कार का ड्राइवर सीट जो पार्क के पास मिली थी, करीब 130 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति के हिसाब से सेट था, जबकि लोरी सिर्फ 150 सेंटीमीटर लंबी थी। घर में लोरी की कार की चाबियां मिलीं, जिससे सवाल उठे, अगर वो सच में पार्क में एक्सरसाइज करने गई थी तो चाबियां घर पर क्यों रह गईं? अलग अलग जगहों पर मिले कई सबूतों में एक कटा हुआ गद्दा भी था जो बेडरूम के बिस्तर से मेल खाता था और जो यूटा यूनिवर्सिटी अस्पताल के पास के कूड़ेदान में मिला था। गहरे बालों की एक लट भी एक कूड़ेदान में मिली जो अस्पताल के बगल में एक पेट्रोल पंप के पास था। मार्क और लोरी की दोनों कारों से कई सामान जब्त किए गए और अस्पताल, पार्क के पास की चर्च और 24 घंटे खुले स्टोर के सीसीटीवी फुटेज ने केस में नए मोड़ जोड़े। सबूतों के इकट्ठा होने के साथ मार्क पर शक और गहरा होता गया और यह साफ होता गया कि लोरी को जिंदा पाने के चांस हर दिन के साथ कम होते जा रहे थे। लोरी के गायब होने के कुछ ही दिनों में पुलिस ने कई सबूत इकट्ठे कर लिए जो इशारा करते थे कि मार्क ने 19 जुलाई की सुबह जल्दी उनके घर में यह अपराध किया होगा और कुछ घंटों बाद किसी अनजान जगह पर सबूत मिटा दिए होंगे। जांचकर्ताओं का शक 25 जुलाई 2004 को सही साबित हुआ, जब मार्क के भाइयों स्कॉट और लांस ने बताया कि उसने उनके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एक दिन पहले 24 जुलाई को वे उससे मिलने मनोचिकित्सा अस्पताल गए थे जहां वो भर्ती था और उससे मिन्नत की कि वो बताए कि लोरी के साथ क्या हुआ। उन्होंने उसे सोचने का वक्त दिया और जब वे शाम को वापस आए तो उसने अपनी शामिलगी मान ली। घटना की सटीक जानकारी अज्ञात रही, लेकिन यह पता चला कि शुक्रवार 16 जुलाई को जब लोरी काम पर थी, उसने नॉर्थ कैरोलिना के मेडिकल स्कूल को फोन किया फाइनेंशियल एड के बारे में पूछने के लिए और उसे पता चला कि उसका पति वहां एनरोल नहीं था। सहकर्मियों ने देखा कि इस कॉल के बाद लोरी परेशान थी और रो रही थी। वो जल्दी काम छोड़कर घर चली गई, शायद मार्क से बात करने के लिए। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक लोरी ने उसी दिन शाम करीब 5 बजे यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी को फोन किया और एक वॉइस मैसेज छोड़ा जिसमें उसने कहा कि मार्क ने उसे बताया कि लिस्ट में उसका नाम न होना कंप्यूटर की गलती या किसी और वजह से है। ऐसा लगता है कि उसने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसी शाम वे दोनों उसके बॉस के फार्म हाउस पर एक पार्टी में गए और लग रहा था कि वे अच्छा समय बिता रहे हैं। सच हमेशा सामने आता है और धोखे पर चर्चा रविवार दोपहर को हुई, 18 तारीख को, जब मार्क ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में झूठ बोला था। यह लोरी के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद लोरी सोने चली गई जबकि मार्क वीडियो गेम खेलने लगा। बाद में उसने आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ बक्से पैक करना शुरू किया। दस्तावेजों में लिखा है कि सामान पैक करते समय उसे कथित तौर पर एक हथियार मिला और फिर रात 1 बजे वह बेडरूम में गया जहां लोरी सो रही थी। मार्क ने अपने भाइयों को बताया कि इसके बाद उसने सबूत को कई कचरे के बैग में लपेटा जिसमें गद्दे का खराब हिस्सा भी शामिल था और सुबह 2 बजे सब कुछ एक कूड़ेदान में फेंक दिया। मार्क का अपने भाइयों के सामने चौंकाने वाला इकबाल 2 अगस्त 2004 को उसकी गिरफ्तारी का कारण बना और उसे सॉल्ट लेक काउंटी जेल के मनोचिकित्सा वार्ड में भेज दिया गया। अभियोजकों ने पुष्टि की कि अपराध तब किया गया जब यह पता चला कि मार्क ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था। 1 हफ्ते बाद उस पर प्रथम श्रेणी के अपराध और न्याय में बाधा डालने के 3 मामलों का आरोप लगाया गया। शुरू में जमानत $5 लाख तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर $10 लाख कर दिया गया। उसके इकबाल ने लोरी की लापता व्यक्ति के रूप में खोज को भी समाप्त कर दिया और पुलिस ने काउंटी के कचरा डंप में सबूत खोजना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि इस मामले के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। हालांकि यह एक कठिन काम साबित हुआ। विशेषज्ञों के सामने एक मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें 12 मीटर से अधिक गहराई तक 1000 टन जब्त कचरे में से गुजरना था।
खोज में खोजी कुत्तों और 38 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जिनमें पुलिस अधिकारी, दमकल कर्मी, सार्वजनिक सुरक्षा सेवा के कर्मचारी और शहरी खोज और बचाव दल के सदस्य शामिल थे। उनमें से हर एक औसतन दिन में 11 घंटे काम करता था, हफ्ते में 4 दिन, और विशेष उपकरण की मदद से कठिन काम करता था। अंत में उन्हें कचरे को हाथ से छानना पड़ा। हालांकि सभी प्रतिभागियों का मानना था कि उनके प्रयास उचित थे, उन्हें यकीन नहीं था कि वे सबूत पाएंगे। फिर भी अधिकारियों को विश्वास था कि उनके पास मार्क पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त कारण थे, जो उसके भाइयों के सामने किए गए इकबाल पर आधारित थे, जिसे अदालत में स्वीकार किए जाने की संभावना थी। विभिन्न भौतिक सबूतों में उनकी कार में रेलिंग पर, बिस्तर के हेडबोर्ड पर और गद्दे पर बरगंडी रंग के धब्बे पाए गए। रसोई में एक उपकरण मिला था जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर गद्दे को काटने के लिए किया गया था। पुलिस के पास लोरी का एक पत्र भी था जो शायद उसके गायब होने से एक दिन पहले लिखा गया था। इसमें उसने अपने पति से अपना व्यवहार बदलने को कहा था और उसके साथ बूढ़ी होने की इच्छा जताई थी, लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं। मार्क के इकबाल के बाद ये शब्द और भी स्पष्ट हो गए, क्योंकि पत्र को लोरी द्वारा मेडिकल स्कूल को किए गए फोन कॉल से जोड़ा गया था। इसके अलावा अभियोजकों ने एक 24 घंटे खुले स्टोर के निगरानी वीडियो एकत्र किए, जिसमें दिखाया गया था कि मार्क सिगरेट खरीद रहा था, अपने हाथों और उंगलियों को देख रहा था और फिर अपनी पत्नी की कार में चला गया। उस समय से लगभग 18 मिनट बीत गए थे जब उसने अपने कहे अनुसार अपराध किया था। जांचकर्ताओं को वीडियो फुटेज मिला, जिसमें दिखाया गया था कि कोई व्यक्ति एक बड़ा बैग कूड़ेदान में फेंक रहा था। यह भी दिखाया गया था कि वह महिला की कार से एक पार्क में जा रहा था, जहां से उसके अनुसार वह गायब हो गई थी। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि अभियोजन पक्ष मार्क के लिए सबसे कठोर सजा की मांग करेगा, लेकिन अभियोजकों ने फैसला किया कि उस पर प्रथम श्रेणी के अपराध का आरोप लगाया जाए, जिसमें 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह निर्णय एक निर्णायक सबूत की कमी के कारण लिया गया। कुछ दिनों बाद मार्क अपने वकील गिलबर्ट एंटी के साथ तीसरी जिला अदालत में जज विलियम बैरेट के सामने एक प्रारंभिक सुनवाई के लिए पेश हुआ। उपस्थित लोग हैरान थे कि आरोपी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसके साथ 7 शेरिफ थे। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर प्रमुख मामलों या अप्रत्याशित परिस्थितियों में की जाती है। लोरी के गायब होने के 2 महीने से अधिक समय बाद उसके परिवार ने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अक्टूबर में पुलिस सार्जेंट नेल्सन ने एक कूड़ेदान में एक महत्वपूर्ण सबूत पाया। जगह को तुरंत घेर लिया गया और विशेषज्ञों ने कई घंटों तक सबूत इकट्ठा किए, जिनका इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता था। उसी दिन अधिकारियों ने फोरेंसिक जांच के माध्यम से पुष्टि कर दी कि मिले सबूत लोरी के मामले से जुड़े थे। इस खबर ने उसके परिवार में मिलीजुली भावनाएं पैदा की। एक तरफ उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि होने का दुख था, दूसरी तरफ राहत थी कि अब वे आखिरकार उससे विदा हो सकते हैं। अभियोजकों का अब मानना था कि मिले सबूतों ने मामले को काफी आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि अब वे मार्क के अपराध के परिणामों को साबित कर सकते थे। 30 अक्टूबर को मार्क ने तीसरी जिला अदालत में एक आरोप सुनवाई में भाग लिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने खुद को बेकसूर बताया। लॉरी की मां ने 30 अक्टूबर को मार्क ने तीसरी जिला अदालत में एक आरोप सुनवाई में भाग लिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने खुद को बेकसूर बताया। लॉरी की मां ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि वह दोष स्वीकार करने से इनकार कर रहा था और उस पर आरोप लगाया कि वह परिवार की पीड़ा को लंबा खींच रहा है और अनिवार्य को टाल रहा है। मुकदमा, जो 2005 के अप्रैल के अंत में होने वाला था, 15 अप्रैल को रुक गया, जब मार्क ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जज को विस्तार से बताया कि उसने 19 जुलाई 2004 की सुबह कैसे अपराध किया था। अपने दोष स्वीकार करने के साथ उसने अभियोजकों के साथ न्याय में बाधा डालने के आरोप को हटाने पर सहमति जताई। अपने 10 मिनट के बयान में मार्क ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी और वह अपने कार्यों की व्याख्या नहीं कर सकता था।
लोरी की मां ही एकमात्र थीं जिन्होंने सच्चा पछतावा व्यक्त किया। वह इस स्वीकारोक्ति से स्तब्ध थीं, लेकिन उन्हें राहत भी महसूस हुई कि मार्क ने अपने कृत्यों की जिम्मेदारी ली। सजा सुनाए जाने से 1 महीने पहले लोरी के माता पिता ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी की याद में लगाए गए पत्थर से हैकिंग नाम हटा देंगे ताकि मार्क से दूरी बनाई जा सके। 6 जून 2005 को मार्क को सजा सुनाई गई। उसे 6 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी गई, जिसमें पैरोल की संभावना सबसे पहले 2035 में थी। मार्क रोया जब उसने फैसला सुना और उसे अपनी सजा काटने के लिए यूटा राज्य जेल ले जाया गया। मुकदमे के बाद मार्क के माता पिता ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने उसके अपराध को अक्षम्य माना, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वह मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था, जिसमें सीखने की अक्षमता और विश्वविद्यालय में असफलताओं के कारण भावनात्मक तनाव शामिल था। मार्क के पिता ने उसका एक पत्र पढ़ा जिसमें उसने लिखा था कि वह जेल में अच्छा महसूस कर रहा है क्योंकि वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है और उन सभी से माफी मांग रहा है जिन्हें उसने अपने कार्यों से चोट पहुंचाई थी। 2006 में यह पता चला कि मार्क जेल से ऑटोग्राफ और अन्य चीजें बेच रहा था, एक ऐसी वेबसाइट पर जो अपराधियों की याद में समर्पित थी। जेल प्रशासन से बातचीत के बाद उसने स्वेच्छा से इन गतिविधियों को बंद कर दिया। आने वाले वर्षों में लोरी की मां ने जेल में बंद मार्क के साथ पत्र का आदान प्रदान किया और उसे बताया कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। अतीत को पीछे छोड़ने के अपने फैसले के बावजूद वह लोरी को याद करती रहती हैं और कहती हैं कि वह इस नुकसान को कभी नहीं भूल पाएंगी। कैथी बियर्स का जन्म 30 दिसंबर 1982 को हुआ था और उसने अपने जीवन के पहले 2 महीने अपनी मां मैरिलिन बियर्स और अपने बड़े सौतेले भाई जॉन बियर्स के साथ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में बिताए। उसके पिता का पता नहीं चल पाया क्योंकि उसका गर्भाधान एक तात्कालिक मुलाकात के दौरान हुआ था। जब कैथी 2 महीने की थी, उसकी मां ने उसे छोड़ दिया और उसके जीवन में अगले कुछ वर्षों में अनियमित रूप से दिखाई दी। कैथी की देखभाल उसकी गॉड मदर लिंडा इनगिग्लेरी और उसके पति साल्वाटोरे ने संभाली। लिंडा, जिसने डायबिटीज के कारण अपना बायां पैर खो दिया था, लगभग अचल थी। अपनी गॉड मदर की सख्त निगरानी में कैथी सभी घरेलू काम करती थी। वह साफ सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, बाथरूम साफ करती और खरीदारी करती। हालांकि उसे परिवार में रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि उसकी गॉड मदर अक्सर उससे असहज रहती थी। इस सब ने उसकी आत्मा पर गहरे निशान छोड़ दिए। लेकिन लिंडा कैथी के जीवन में अकेली समस्या नहीं थी। लिंडा के पति साल्वाटोरे के साथ कैथी को और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैथी को याद भी नहीं है कि यह सब कब शुरू हुआ, लेकिन यह उसकी पूरी जिंदगी रहा। लिंडा और साल्वाटोरे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वे अलग अलग कमरों में सोते थे। लिंडा अक्सर कैथी से नाराज रहती और इससे उनके रिश्ते में बहुत तनाव पैदा होता। कैथी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती थी। उसे नहीं पता था कि मदद के लिए किसके पास जाए। कैथी पूरी तरह से उन कठिन परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं थी जिनमें वह बड़ी हो रही थी। हालांकि उसके दोस्त नहीं थे, उसे एहसास था कि अन्य बच्चों की जिंदगी अलग थी। फिर भी उसे याद नहीं है कि वह कभी दुखी हुई हो या इसके लिए रोई हो। समय के साथ मैरिलिन उसे अधिक बार ले जाने लगी। हालांकि अपनी मां के साथ जीवन कठिन था और अक्सर भूख से भरा होता था, कैथी वहां अधिक शांति महसूस करती थी। जब उसकी मां उससे अपनी गॉड मदर के घर लौटने को कहती तो कैथी बिना किसी संकोच के उस घर लौट जाती जहां कठिन यादें और अप्रिय भावनाएं थीं। कैथी एक छोटे से घर में रहती थी जिसमें पपड़ीदार प्लास्टर था, टूटी हुई खिड़कियां और पुरानी और जर्जर दीवारें थीं। केटी का कई बार सामाजिक सेवाओं के विभाग द्वारा दौरा किया गया, लेकिन कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया गया। वह स्कूल केवल 1 या 2 बार ही जाती थी क्योंकि ज्यादातर समय वह अपनी गॉड मदर द्वारा दिए गए कई कामों में व्यस्त रहती थी। स्कूल में शिक्षक चुप रहते और कभी उसकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लेते।
केटी को लगता था कि किसी को परवाह नहीं है। वह बस अपने जीवन के साथ आगे बढ़ती रही। कई वर्षों की नियमित कठिनाइयों के बाद केटी ने आखिरकार अपनी मां को सब कुछ बता दिया और सैल्वाटोरे को गंभीर अपराधों का आरोपित किया गया, लेकिन वह जेल से बाहर रहा, केवल इस शर्त पर कि वह केटी से दूर रहेगा। इसके बाद सैल्वाटोरे ने लिंडा का घर छोड़ दिया और वह केटी और उसकी मां मैरिलिन से और भी अधिक नाराज हो गई। केटी अपनी गॉडमदर के पास कम ही जाती और जल्द ही उसकी जिंदगी में जॉन एस्पोजिटो नामक एक सच्चा दोस्त दिखाई दिया। 43 साल की उम्र में जॉन ने मैरिलिन से मुलाकात की, जिससे वह अपने बच्चे की देखभाल कर सकता था। मैरिलिन ने सोचा कि उसके बच्चे को एक पुरुष मॉडल की जरूरत है। जॉन, एक निर्माण कार्यकर्ता, ने अपने घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक गैरेज पर एक घर बनाया। यह गैरेज, जिसे स्थानीय लोग जॉन का बड़ा गैरेज के रूप में जानते थे, बच्चों के लिए एक सच्चा सपना बन गया, खिलौनों और विभिन्न मनोरंजन विकल्पों से भरा हुआ। समय के साथ स्थानीय बच्चों के माता पिता ने जॉन पर संदेह करना शुरू कर दिया, जो सक्रिय रूप से बच्चों के संपर्क में रहना चाहता था। अंत में उन्होंने अपने बच्चों को उसके साथ खेलने से मना कर दिया, जिसका प्रभाव मैरिलिन पर भी पड़ा। उसने सख्ती से अपने बच्चों को जॉन से दूर रहने और उसके गैरेज में न जाने का आदेश दिया। लेकिन गॉडमदर लिंडा ने गुप्त रूप से केटी को जॉन के पास जाने की अनुमति दी, बिना उसकी मां को बताए। केटी इस अवसर के लिए बहुत आभारी थी। उसे उसे बात करना बहुत पसंद था। यह उसकी पसंदीदा गतिविधि थी। दिसंबर 1952 में, जब पड़ोस के घर पहले से ही क्रिसमस की रोशनी से जगमगा रहे थे, हर कोई क्रिसमस का इंतजार कर रहा था। 26 दिसंबर को कैथी अपनी गॉडमदर के घर गई। अगले दिन लिंडा अपने जन्मदिन के लिए एक छोटी सी पार्टी आयोजित करना चाहती थी। 30 दिसंबर को केटी को अपना 10वां जन्मदिन मनाना था। मैरिलिन, उसकी मां, ने उसे इस शर्त पर जाने दिया कि वह समय पर लौट आएगी ताकि परिवार के साथ जन्मदिन मना सके। कैथी के दिल में मिश्रित भावनाएं थीं जब वह अपनी गॉडमदर के घर जा रही थी। एक तरफ वह वास्तव में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे महान जॉन की बहुत याद आती थी। केटी के जन्मदिन के मौके पर लिंडा ने उसे मेकअप करने की अनुमति दी। केटी खुद को बड़ा महसूस कर रही थी और उसने अपनी गॉडमदर से उसे कैथरीन बुलाने के लिए कहा। जन्मदिन के केक पर लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो कैथरीन। वह दिन उसके लिए सबसे खुशहाल क्रिसमस और एक ही समय में एक हंसमुख जन्मदिन बन गया। केक को महान जॉन ने पकड़ा था, जिसे केटी बात नहीं कर सकती थी। वह अचानक प्रकट हुआ और केटी को एक बारबी हाउस उपहार में दिया और उसने उसे अगले दिन उसे बनाने में मदद करने का वादा किया। लिंडा ने केटी को समझाया कि सब कुछ ठीक है और वे उसकी मां से कुछ नहीं कहेंगे। केटी सहमत हो गई और जॉन को बहुत अच्छा इंसान मानती थी। अगले दिन जॉन वास्तव में आया और उसने लिंडा से केटी को स्पेस प्लेक्स मनोरंजन पार्क ले जाने का प्रस्ताव दिया, जो उसके घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। केटी अपनी मां की सख्त चेतावनियों के बावजूद जॉन के साथ जाने का मौका पाकर बहुत खुश थी। इससे पहले उसने लिंडा को बताया था, उसकी गॉडमदर, कि उसकी मां ने उसे कसम दिलवाई थी कि वह कभी उस आदमी के साथ कहीं नहीं जाएगी। लिंडा ने आत्मविश्वास से केटी से कहा कि वह कुछ ही घंटों में घर आ जाएगी। लेकिन समय बीत गया और केटी निर्धारित समय पर नहीं लौटी। बाद में लिंडा ने उत्तरदाता मशीन पर एक अजीब संदेश पाया। इस संदेश ने तुरंत उसे संदेहास्पद बना दिया और उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। जांचकर्ता तुरंत उसके घर पहुंचे, जहां लिंडा ने उन्हें संदेश की जानकारी दी जो केटी ने छोड़ा था। इस आदमी ने मुझे ले लिया। ओह नहीं, वह वापस आ रहा है। मुझे जाना होगा। केटी। लिंडा टूट गई और उसने बताया कि जॉन ने निर्धारित वापसी के 20 मिनट बाद उसे फोन किया और कहा कि वह कैथी को कहीं भी नहीं पा सकता। कई पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचे और स्पेस प्लेक्स बिल्डिंग के सामने थे। उन्होंने कचरे के डिब्बों को पूरी तरह से चेक किया,
इमारत के आसपास के जंगल क्षेत्र की जांच की और उन लोगों से पूछताछ की जो कुछ जानते हो सकते थे। महान जॉन कानून अधिकारियों और पत्रकारों से घिरे हुए रो रहे थे और उन्होंने कैथी को खोने के लिए माफी मांगी। उन्होंने समझाया कि वह लंबे समय से कैथी को जानते थे और मैरिलिन के बच्चों की सचमुच चिंता करते थे और उनकी बचपन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जॉन पहले ही कैथी को उस मनोरंजन पार्क में 3 बार ले जा चुके थे और हर बार वह खुशी से उनकी ओर दौड़ती थी। इस बार भी वह उसे लेने आए थे। दोपहर के 1 बजे जॉन उसे खिलौनों की दुकान ले गया, जहां उसने एक ट्रोल गुड़िया और एक वीडियो गेम सोलो एन कासा खरीदा। फिर वे खेलने के लिए अपने गैरेज में रुके। जॉन ने देखा कि केटी को खेल पसंद नहीं आ रहा था और वह स्पेस प्लेक्स जाना चाहती थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ी देर साथ में खेला। फिर जॉन ने केटी को टोकन लेने के लिए भेजा, जबकि वह पेंट बॉल खेलना चाहता था। कुछ मिनटों बाद जब वह वापस नहीं आई तो वह उसे ढूंढने गया, लेकिन असफल रहा। 20 मिनट की खोज के बाद जॉन ने लिंडा को फोन किया और केटी का एक वॉइस मैसेज सुना। उसने कहा, मुझे डर था कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। जॉन को याद आया कि उसने एक अजनबी को देखा था जो उन्हें शायद पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने केटी को अकेला छोड़ दिया। उसी समय मनोरंजन पार्क के किसी भी आगंतुक को केटी को वहां देखने की याद नहीं थी, जैसे कि जॉन को भी नहीं। वह जगह बहुत बड़ी थी। जॉन पूरे पार्क में दौड़ा, पहले लिंडा को फोन किया और फिर सुरक्षा के पास गया। केटी ने बताया कि उसने एक संदिग्ध वस्तु के साथ एक व्यक्ति को देखा था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह इस व्यक्ति को नहीं जानती थी, शायद उसका चेहरा ढका हुआ था। वह कौन हो सकता था? इसलिए जॉन मुख्य संदिग्ध बन गया। उसका कठिन अतीत भी उसके खिलाफ खेला, क्योंकि 1917 में उसे एक बच्चे के अपहरण के प्रयास का आरोपी ठहराया गया था। हालांकि यह अभी भी अजीब था कि उस दिन किसी ने केटी को नहीं देखा था। जॉन को याद आया कि उसने एक अजनबी को देखा था जो शायद उनका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने केटी को अकेला छोड़ दिया। उसी समय मनोरंजन पार्क के किसी भी आगंतुक को केटी को वहां देखने की याद नहीं थी, जैसे कि जॉन को भी नहीं। वह जगह बहुत बड़ी थी। जॉन पूरे पार्क में दौड़ा, पहले लिंडा को फोन किया और फिर सुरक्षा के पास गया। केटी ने बताया कि उसने एक संदिग्ध वस्तु के साथ एक व्यक्ति को देखा था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह इस व्यक्ति को नहीं जानती थी, शायद उसका चेहरा ढका हुआ था। वह कौन हो सकता था? इसलिए जॉन मुख्य संदिग्ध बन गया। उसका कठिन अतीत भी उसके खिलाफ खेला, क्योंकि 1970 में उसे एक बच्चे के अपहरण के प्रयास का आरोपी ठहराया गया था। हालांकि यह अभी भी अजीब था कि उस दिन किसी ने केटी को नहीं देखा था। अखबार हर दिन घटनाओं के बारे में नए विवरण प्रकट करते थे। सभी स्थिति की गंभीरता को समझते थे, लेकिन दुख की बात है कि कोई भी वास्तव में मदद नहीं कर सका। केटी के गायब होने के 10 दिन बाद प्रेस, जनता और विशेष रूप से पुलिस भ्रमित थे। जांचकर्ताओं ने पाया कि केटी की कॉल एक फोन बूथ से की गई थी जो स्पोर्टप्लेक्स मनोरंजन पार्क के सामने थी। अगर केटी समस्याओं से बचने की कोशिश कर रही थी तो उसने इतना खतरनाक रास्ता क्यों चुना? उसने मॉल में क्यों नहीं रुकी? उसने जॉन से मदद क्यों नहीं मांगी? जांचकर्ताओं ने जॉन के घर की 2 बार तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी एफबीआई को सौंपी गई, जहां यह निर्धारित किया गया कि यह एक गैस स्टेशन के फोन बूथ से बनाई और चलाई गई थी। एफबीआई के निष्कर्ष रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड शोर की अनुपस्थिति पर आधारित थे। ऐसा लगता था जैसे लड़की एक छोटे से बंद स्थान में थी जिसमें न्यूनतम गूंज थी, शायद इंसुलेट सामग्री से ढकी हुई थी। ऐसा लगता है कि कैथी को एक रिकॉर्डर पर बोलने के लिए मजबूर किया गया था और फिर फोन पर रिकॉर्डिंग चलाई गई। 28 दिसंबर 1992 को कैथी एक व्यक्ति की कार में बैठी जिसका नाम जॉन था, जिसे बिग जॉन कहा जाता था। उसने उसे अपनी निसन ट्रक के यात्री सीट पर बैठने का प्रस्ताव दिया और उसे एक वीडियो गेम देने का वादा किया। जॉन चाहता था कि कैथी पहले खेल खेले
और फिर वे मनोरंजन पार्क जाएंगे। जब वे जॉन के घर पहुंचे तो लड़की नए खेल को आजमाने के लिए दौड़ी। जॉन कमरे से बाहर गया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। जब वह लौटा तो उसका व्यवहार बदल गया और कैथी ने इसे तुरंत नोटिस किया। जॉन ने उसे उठाया और नीचे ले गया। कैथी डर गई और उससे छोड़ देने की विनती की। जॉन ने एक शब्द नहीं कहा। जब वे तहखाने में पहुंचे तो उसने कार्यालय का दरवाजा खोला और कैथी को जमीन पर रख दिया। उस समय तक उसने किसी को भी उस कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। भारी आवाज में जॉन ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने लकड़ी की अलमारी की अलमारियों को खाली करना शुरू कर दिया, जो विभिन्न पेय पदार्थों से भरी हुई थीं, जो उसे छुट्टियों में उपहार में मिली थीं। अचानक अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, जो एक छोटे अंधेरे कमरे में जाता था। फर्श पर एक कालीन और कुछ चीजें थीं। जॉन ने कालीन को लपेटा और उसके नीचे एक बड़ा कंक्रीट स्लैब पाया। जब वह उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, केटी ने मेज पर एक फोन देखा और चुपके से उसकी ओर बढ़ी। उसने आपातकालीन नंबर डायल किया और फुसफुसाया कि वे सैक्सन एवेन्यू पर हैं। जॉन, जिसने उसे सुना, ने केटी का हाथ पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि फिर से फोन को न छुए। केटी ने फर्श में एक छेद देखा, जो एक काले छेद जैसा दिख रहा था। एक विशेष क्रेन का उपयोग करके कंक्रीट स्लैब को उठाया गया। अंधेरे के कारण यह देखना असंभव था कि उस स्लैब के नीचे उस छेद में क्या था। कैटी ने जॉन के निर्देशों का पालन किया, नीचे गई और खुद को एक लंबे सुरंग के अंत में एक छोटे से कमरे में पाया। कमरे के केंद्र में एक बड़ी तिजोरी थी, जिसके ढक्कन पर एक ताला लगा था। कोने में एक शौचालय था। दीवार पर लगी 2 अलमारियों में से एक पर एक मॉनिटर था, जो गैरेज के प्रवेश द्वार की कैमरा छवि दिखा रहा था। कमरे की दीवारें शायद ध्वनिरोधी बनाने के लिए अंडे के डिब्बों से ढकी हुई थीं। जॉन ने तिजोरी खोली और कहा, अंदर जाओ, यह अब तुम्हारा नया घर है। फिर वह एक तकिया और एक कंबल लाने के लिए ऊपर चला गया और कैटी को कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ दिया। जब वह लौटा, उसने आवश्यक चीजें लाई, साथ ही एक बोतल नींबू पानी और कुछ चॉकलेट बार, और उससे एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए कहा। जॉन ने उसे ठीक से समझाया कि उसे माइक्रोफोन में क्या कहना है, और फिर वह चला गया ताकि वह उसकी निर्देशों के अनुसार सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। कैटी ने उसकी निर्देशों का पालन किया और थोड़ी देर के बाद धीमी आवाज में कहा, जॉन ने मुझे यहां बंधक बना रखा है। मैं उसके घर में हूं। जब जॉन लौटा तो उसने रिकॉर्डर लिया और रिकॉर्डिंग सुनी। जब उसने समाप्त किया तो उसने कैटी की तरफ थोड़ी देर देखा और उसे धमकी दी। यह पहली बार था जब जॉन ने उसे इस तरह से व्यवहार किया था। उसके सामने एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति था, वह नहीं जो वह जानती थी और जिस पर भरोसा करती थी। इसके बाद उसने उसे तिजोरी में घुसने का आदेश दिया और अंदर तकिया और कंबल फेंक दिया। En la casa había un colchón delgado, esposas, una cadena fijada a la pared y un televisor. जॉन ने बक्सा बंद कर दिया, दरवाजा बंद किया और चला गया। अगले दिन उसने उससे कहा कि वह अपने लिए खरीदे गए कपड़े पहने। उस दिन पहली बार उसने उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया, जिसे मैं यहां YouTube के नियमों के कारण नहीं बता सकता, और यह कई बार दोहराया गया। कभी कभी जॉन कैथी को मिठाई और खिलौने लाता था। लड़की सोचती थी कि उसकी दोहरी व्यक्तित्व थी। आश्चर्यजनक रूप से वह रोती नहीं थी। कैथी सोचती थी कि उसने अपने पिछले देखभालकर्ताओं के साथ और भी बुरी चीजें झेली हैं। तीसरे दिन जब जॉन उसे अकेला छोड़ गया, कैथी को बक्से की चाबी मिली। वह बाहर आई और चारों ओर देखी। मॉनिटर में उसने जॉन के कदमों की गिनती की ताकि वह जान सके कि उसके पास वापस जंजीरों में बंद होने और बक्सा बंद करने के लिए कितना समय था। लड़की जॉन द्वारा लाई गई भोजन नहीं खाती थी, अपनी सेहत के डर से। वह केवल वेफर्स खाती थी क्योंकि वे पैक किए हुए थे। कैथी तनाव के कारण मुश्किल से सो पाती थी। वह पूरे समय टीवी देखती थी जहां उसके बारे में बात हो रही थी। उसकी तस्वीरें हर समाचार चैनल पर थीं। कैथी टीवी स्क्रीन देखती थी
जहां वह अपनी मां और लिंडा को देखती थी, दोनों रोते हुए। इसके बावजूद जो कुछ भी हुआ था, वह अभी भी उनसे प्यार करती थी और घर लौटने का सपना देखती थी। खबरों में एक आरामदायक कमरा दिखाया गया जिसमें एक पालना, खिलौने और एक गलीचा था, यह कहते हुए कि यह लिंडा के घर में कैथी का कमरा था। लेकिन यह एक झूठ था। वास्तव में लड़की एक फोल्डिंग बेड पर सोती थी, जहां भी जगह होती थी। लिंडा दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए प्यार जताने का नाटक करती थी। बिस्तर पर बैठी हुई वह रिपोर्टरों को बताती थी कि वह कैथी को कितना याद करती है और उसकी अनुपस्थिति के बारे में कितनी चिंतित है। कुछ दिनों बाद पुलिस फिर से जॉन के घर आई। इस बार कैथी मॉनिटर के माध्यम से घटनाओं को देख रही थी। उसने जितनी जोर से हो सका चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। असहाय उसने देखा कि पुलिस वाले चले गए। धीरे धीरे जॉन अधिक बातूनी हो गया। वह कैथी के साथ बहुत समय बिताता और कहता कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो वे शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो तुम्हें जानने की जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा, जॉन ने कैथी को भरोसा दिलाया। दिन बीत गए और उसके चारों ओर सब कुछ नीरस लगने लगा। केवल जॉन बदल रहा था। उसने बहुत वजन घटा लिया। उसका चेहरा भावहीन हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। कैथी को लग रहा था कि वह निराशा के कगार पर था। जब घड़ी में दोपहर का 1 बजा, कैथी टीवी पर दोपहर की खबरें देखती थी। उसी समय उसने सीढ़ियों पर जॉन के कदमों की आवाज सुनी और जल्दी से छिप गई। यह असामान्य था, क्योंकि जॉन सामान्यतः रात में आता था जब शाम के कार्यक्रम चलते थे। इस बार हालांकि वह अकेला नहीं था। कैथी ने अजनबी आवाजें सुनी और सोचा कि वे उसके दोस्त हो सकते हैं। अचानक उनमें से एक आदमी ने दराज का ढक्कन खोला और कहा, हम पुलिस से हैं, अब तुम सुरक्षित हो। कैथी मुस्कुराई ताकि वह दिखा सके कि वह ठीक है। गाड़ी में कैथी खिड़की के पास बैठी और अंततः अपनी आंखें बंद कर सकी। जॉन एस्पोजिटो को सफक काउंटी जेल ले जाया गया और कड़ी निगरानी में रखा गया। उसकी कोठरी में केवल एक साधारण बिस्तर था, जिसे कागज की चादर से ढका गया था। इस बीच पुलिस ने कैथी को थाने ले जाया, जहां उसे कपड़े बदलने की अनुमति दी गई और घटना के बारे में सवाल पूछे गए। लंबे पूछताछ के बाद उसे पड़ोसी काउंटी के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कैथी को बताया गया कि वह घर नहीं लौट सकती। वह अपनी मां, अपने भाई और लिंडा को याद करती थी। 13 जनवरी 1993 को जॉन एस्पोजिटो ने जो हुआ था उसकी कबूलियत की। अपने वकील के माध्यम से उसने पुलिस को उस स्थान के बारे में बताया जहां कैथी 17 लंबे दिनों तक रही थी। 16 जून 1994 को जॉन एस्पोजिटो ने दोषी स्वीकार किया और उसे 15 साल की सजा मिली। सैल्वाटोरे इन्हेलर को भी अपने कृत्यों के लिए सजा दी गई और उसे 12 साल की जेल मिली। कैथी को बाबरा और टेड के साथ एक नया घर मिला, एक दंपति जिनके 3 बच्चे थे। धीरे धीरे उन्होंने उसका विश्वास और प्यार जीता। इस नए परिवार ने सफक काउंटी के अन्वेषक डोमिनिक फेरन के साथ निकटता से काम किया, जिन्होंने उस जांच का नेतृत्व किया जो जॉन और सैल्वाटोरे की गिरफ्तारी का कारण बनी। कैथी के नए माता पिता ने तय किया कि वे उसे मीडिया से बचाएंगे, जो उसके जीवन के बारे में विवरण खोजते रहते थे। केवल जब वह वयस्क हो गई, तब कैथी ने फैसला किया कि वह अपनी कहानी साझा करेगी। एक रिपोर्टर कैरोलिन गुसॉफ के साथ एक स्मरण लिखकर, जिसका शीर्षक था दफन यादें। आज कैथी अपने पति और 2 बच्चों के साथ पेंसिल्वेनिया में रहती है और बीमा उद्योग में काम करती है। मैं कोशिश करती हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में दुखी ना हूं, क्योंकि उसने मुझे आज जो मैं हूं वह बना दिया और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं, कैथी बियर्स कहती है। 9 सितंबर 1999 को लॉन्ग आइलैंड की पुलिस को एक चिंतित व्यक्ति से एक चिंताजनक फोन आया।
जिसने अपने घर के तहखाने में अज्ञात अवशेषों के साथ एक पुराने बैरल की खोज की सूचना दी। जांचकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और चिंतित घर के मालिक रोनाल्ड कोहेन से मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में घर बेचा था और अपना सामान पैक कर रहे थे। जब वह तहखाने में उतरे तो उन्होंने देखा कि सभी कचरे को हटा नहीं दिया गया था। कोने में एक बड़ा गंदा बैरल खड़ा था जिसमें 55 गैलन की क्षमता और बड़े लेबल थे। एक संलग्न नोट में लिखा था कि बैरल को स्थानांतरित करने के लिए बहुत भारी था और इसके वजन और रासायनिक निशानों के कारण इसे ले जाने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता थी। फिर भी मूवर्स ने बैरल को बाहर लाया। कोहेन ने इसे खोलने और सामग्री की जांच करने का फैसला किया। जब उन्होंने ढक्कन हटाया तो हवा में एक अप्रिय गंध फैल गई। लेकिन यह सबसे बुरी बात नहीं थी। सतह पर उन्होंने एक हाथ और ऊंची एड़ी के जूते देखे। सब कुछ विभिन्न सामग्रियों और एक चिपचिपे हरे रसायन से ढका हुआ था। कोहेन ने कहा कि वह 9 साल से इस घर में रह रहे थे और कभी इस बैरल को नहीं देखा था। यह स्पष्ट था कि आदमी सदमे में था। घर में 9 साल से अधिक समय तक रहते हुए तहखाने में यह बैरल पूरे समय था। पुलिस ने घर के मालिक के व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। उन्होंने सबूत खोजने के लिए पूरे भवन, जिसमें तहखाना भी शामिल था, की गहन जांच की, जो घटना को स्पष्ट कर सकते थे। लेकिन टैंक को अब तक कई लोगों ने छू लिया था और उंगलियों के निशान खोजने की उम्मीद लगभग खो गई थी। जांचकर्ताओं के लिए एकमात्र सुराग स्वयं टैंक और उसकी सामग्री थी। टैंक को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। विशेषज्ञों ने देखा कि यह पूरी तरह से छोटे काले और सफेद प्लास्टिक की गेंदों से भरा हुआ था, जो मटर के आकार की थीं। सामग्री तक पहुंचने के लिए इन गेंदों को कई घंटों तक हटाना पड़ा। जब टैंक का ढक्कन बंद कर दिया गया था तो अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिससे अंदर की सभी चीजें ममीकृत हो गई थीं। सामग्री को हटाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह एक महिला थी जिसके कंधे तक काले बाल थे। उसकी लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर थी और उसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच अनुमानित की गई थी। उल्लेखनीय थे उसके 2 सामने के दांतों पर सोने के भराव। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि ऐसे भराव मध्य अमेरिका के लिए विशिष्ट थे, जो उनकी लैटिन अमेरिकी उत्पत्ति का संकेत दे सकते थे। महिला ने नकली फर का तेंदुए का कोट और फूलों का पैटर्न वाला एक ड्रेस पहना था। उसके पैरों में ऊनी मोजे और जूते थे। ये कपड़े पहनने का तरीका 60 और 70 के दशक में महिलाओं के बीच लोकप्रिय था। इसके अलावा महिला 8 महीने की गर्भवती थी। टैंक के तल में जांचकर्ताओं को एक चिपचिपा हरा तरल मिला, जो तरल और पेंट का मिश्रण निकला। टैंक के अंदर उन्हें एक पर्स भी मिला, जिसमें एक नोटबुक, एक मेकअप सेट और एक डॉक्टर के विजिटिंग कार्ड के साथ एक वॉलेट था, जो काफी समय से सेवानिवृत्त था। जांच के दौरान एक और असामान्य खोज की गई, पत्तियों के साथ एक प्लास्टिक का तना। यह वस्तु भी मामले में बाद में एक भूमिका निभाएगी। बैग में कोई पहचान पत्र नहीं था, लेकिन एक नोटबुक थी। नोटबुक बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। कई प्रविष्टियां धुंधली या अपठनीय थीं। इसलिए इसे जानकारी बहाल करने के लिए विशेषज्ञों को सौंप दिया गया। जब विशेषज्ञ नोटबुक की प्रविष्टियों को बहाल कर रहे थे, जांचकर्ताओं ने पिछले 10 वर्षों में लापता लैटिन अमेरिकी महिलाओं के सभी मामलों की जांच की, लेकिन किसी भी मामले में मिली महिला का वर्णन नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि इस दुर्भाग्यपूर्ण महिला को कोई याद नहीं कर रहा था। सामान्यतः जांच एक व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से शुरू होती है। वह किससे दोस्ती करती थी, उसके क्या संबंध थे और वह क्या करती थी। इस मामले में जांचकर्ताओं के पास पीड़िता की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस घर की जांच शुरू करने का निर्णय लिया जहां बैरल मिला था। वह घर 1959 में बनाया गया था और पिछले 30 वर्षों में 4 मालिक बदल चुके थे। उस आदमी से पहले जिसने बैरल पाया था, उस घर में 3 अलग अलग परिवार रहते थे। सभी समृद्ध थे, बच्चों के साथ और कानून के साथ कोई समस्या नहीं थी। जांच ठप हो गई थी। यह संभावना नहीं थी कि किसी भी घर के मालिक ने तहखाने में ऐसा बैरल रखा होगा, भले ही अस्थायी रूप से।
मामले की फाइलों की समीक्षा करते समय जांचकर्ता ने पाया कि सभी निर्णायक सबूत सीधे उसके सामने थे, बैरल के अंदर ही। उसकी नजर बैरल पर लिखावट पर गई, जिसमें से एक रोम न्यू जर्सी कहती थी। यह पता चला कि रोम बैरल बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। इसके बाद जांचकर्ता फैक्ट्री गया ताकि जांच जारी रख सके। कारखाने के एक कार्यकर्ता ने समझाया कि राज्य के नियमों के अनुसार हर निर्मित कंटेनर को लेबल करना अनिवार्य है, क्योंकि उनमें से कई का उपयोग खतरनाक पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह लेबलिंग कंटेनरों को ट्रैक करने में मदद करती है। कंटेनर पर प्रत्येक संख्या जानकारी रखती है। उदाहरण के लिए 55 कंटेनर की मात्रा को इंगित करता है, 55 गैलन। संख्या 3 कंटेनर की दीवार की मोटाई को दर्शाती है, जो 3 मिलीमीटर है। संख्या 63 यह दर्शाती है कि कंटेनर मार्च 1963 में बनाया गया था। हरे रंग के स्टिकर पर, जो कंटेनर पर लगा होता है, एक रासायनिक कंपनी का लोगो होता है जिसने पहले इस कंटेनर को फैक्ट्री से खरीदा था। अन्वेषक ने पता लगाया कि यह रासायनिक कंपनी 1970 में नए मालिकों को मिली थी। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष में इस कंटेनर से हरे रंग का उत्पादन बंद कर दिया गया था। बैरल में पाए गए प्लास्टिक की गोलियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं जैसे खिलौने, कुर्सियां और सजावटी फूल बनाने के लिए किया गया था। यह जानकारी जांच के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। यह स्पष्ट हो गया कि इस बैरल से संबंधित घटना केवल 1963 के बाद ही हो सकती थी। वर्णित घटनाएं 70 के दशक की हैं, जब हरे रंग की उत्पादन लाइन बंद कर दी गई थी और बैरल बनाए गए थे। हो सकता है कि अपराधी ने एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया हो या एक ऐसी फैक्ट्री तक पहुंच रखता हो जहां इस हरे रंग का उपयोग किया गया था। हालांकि 30 साल बाद ऐसी व्यक्ति की खोज करना बहुत समय ले सकता है और इसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता है। इस बीच विशेषज्ञों को कंटेनर में पाए गए नोटबुक की विश्लेषण रिपोर्ट मिली। आधुनिक इंफ्रारेड तकनीकों के साथ वे नोटबुक के पन्नों पर जानकारी पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे और लगभग गायब हो चुकी प्रविष्टियां पठनीय हो गईं। महिला की पहचान का डिकोडिंग अन्वेषकों के सामने थी। उन्होंने नोटबुक की आंतरिक आवरण पर एक संख्या देखी जिसके आगे अक्षर ए था। संभवतः महिला लैटिन अमेरिका से थी और यह संख्या उसकी पंजीकरण संख्या हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक प्रवासी को एक अनूठा नंबर मिलता है। जांचकर्ता द्वारा आव्रजन और नागरिकता सेवा से संपर्क करने के बाद वह निर्दिष्ट नंबर वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सका। यह पता चला कि वह एक महिला थी जिसका नाम रीना एंजेलिका मार्कविन था, जो अगस्त 1966 में 25 साल की उम्र में एल साल्वाडोर से आई थी। रीना की पहचान 1960 की एक तस्वीर और उसके नाम से पुष्टि हुई थी। जांचकर्ताओं के पास अमेरिका में रीना के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश की कि कौन उसकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है। अगले कुछ दिनों में जांचकर्ता ने इरीना की नोटबुक से सभी संपर्कों को कॉल किया, सुराग पाने के लिए। अंतिम कॉल मैनहट्टन के कपड़ा जिले में एक कंपनी को था। एक महिला ने कॉल उठाया और मिलने और मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गई। जांचकर्ता ने बताया कि उसने उससे संपर्क क्यों किया और उसने बातचीत जारी रखने के लिए मिलने पर सहमति जताई। जब केटी आंद्रेड ने तस्वीर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से फुसफुसाया, हे भगवान, वह अब हमारे साथ नहीं है। बगल में खड़ा जांचकर्ता चुपचाप सिर हिलाया और केटी ने एक कहानी बतानी शुरू की जिसे उसने अपने दिल में 30 साल से अधिक समय तक संजो कर रखा था। सुदूर वर्ष 1967 में केटी ने पहली बार रीना से मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के एक कैथोलिक चर्च में मुलाकात की। जब उसने उसकी आवाज में परिचित लहजा सुना तो केटी खुद को रोक नहीं सकी और उसने पास जाकर पूछा, क्या आप एल साल्वाडोर से हैं? रीना ने मुस्कुराते हुए सकारात्मक उत्तर दिया, मैं भी, केटी ने खुशी से कहा। इस प्रकार उनकी घनिष्ठ मित्रता शुरू हुई जो उनके साझा गृह भूमि से बंधी थी। रीना ने केटी के साथ अपनी कठिनाइयों को साझा किया, तलाक के बारे में और पिछले साल न्यूयॉर्क में एक नए जीवन की उम्मीद में आने के बारे में।
वह शहर के केंद्र में एक फैक्ट्री में काम करती थी और लड़कियों के लिए एक कैथोलिक घर में रहती थी। सभी कठिनाइयों के बावजूद रीना ने हमेशा मुस्कान और सीखने की इच्छा बनाए रखी। रीना अपनी चर्च की सदस्यों के बीच जानी और सम्मानित थी, जो उसे प्यार और सराहना करते थे। हर दिन काम के बाद वह मेहनत से अंग्रेजी सीखती थी। वह लगभग रोजाना अपनी सहेलियों से मिलती थी ताकि दिन की खबरें और घटनाओं पर चर्चा कर सके। रीना अक्सर अपने प्रेमी के बारे में कहानियां सुनाती थी, जिसका नाम उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली से भी छुपा कर रखा था। वह आदमी एक रहस्य बना रहा, लेकिन एक दिन रीना ने जांचकर्ता केटी को स्वीकार किया कि उसका प्रेमी शादीशुदा था और वे केवल कुछ विशेष दिनों में ही मिल सकते थे। केटी अपनी सहेली के बारे में बहुत चिंतित थी और अक्सर उसे सावधानी बरतने की सलाह देती थी, चेतावनी देते हुए ऐसे संबंध अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। रीना ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं पहले से ही एक बच्चे की उम्मीद कर रही हूं। सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रेमी ने अपनी पत्नी को छोड़ने और हमारे लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लेने का वादा किया है। और अजीब तरह से उस रहस्यमय आदमी ने अपना वादा निभाया। अपार्टमेंट किराए पर लेने के बाद उसने रैना को काम छोड़ने पर जोर दिया। वह उसकी और उसके होने वाले बच्चे की सेहत के बारे में चिंतित था। दूसरी ओर केटी सोचती थी कि असली कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि किसी को रैना की स्थिति के बारे में पता चले, क्योंकि वह शादीशुदा था। इसके बावजूद रैना और केटी साप्ताहिक संपर्क में बने रहे। अगर रैना पहले फोन नहीं करती तो केटी खुद संपर्क करती। रैना हमेशा संतुष्ट लगती और खुशी खुशी केटी को बताती कि उसका प्रेमी जल्द ही अपनी पत्नी को छोड़ देगा। हर महीने रैना का प्रेमी उसे डॉक्टर के पास ले जाता, उसका ख्याल रखता, खाना और जरूरी चीजें लाता। ऐसा लगता था कि उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। केटी को विश्वास था कि उसकी दोस्त के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। एक रात काम के दिन के अंत में ऑफिस में फोन बजा, जहां केटी काम करती थी। केटी ने फोन उठाया और अपनी दोस्त रैना की चिंतित आवाज सुनी। आंसुओं के बीच रैना ने बताया कि उसने अपने प्रेमी की पत्नी से मुलाकात की थी। घबराहट में उसने दोहराया कि उसने कहा था कि यह सब व्यर्थ था और उसकी सभी वादे झूठे थे। गर्भावस्था के 8वें महीने में अपने साथी की अपनी पत्नी को सच बताने का इंतजार करते करते थक गई, रैना ने खुद सब कुछ बताने का फैसला किया। थोड़ा शांत होने के बाद उसने केटी को बताया कि उसने पहले ही अपने प्रेमी की पत्नी को फोन किया और सच बता दिया था। जवाब में उसके प्रेमी ने रैना को फोन किया और उसके व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था। केटी सब कुछ छोड़कर अपनी दोस्त के पास भागी। जब केटी रैना के अपार्टमेंट पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर जाकर कई बार अपनी दोस्त को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब केटी अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो उसकी नजर तुरंत रसोई के फर्श पर पड़े एक जूते पर पड़ी। रसोई की मेज पर एक प्लेट थी जो अभी भी गर्म थी। चिंतित होकर केटी तुरंत पुलिस स्टेशन गई। वहां उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन घटना के बाद से बहुत कम समय बीतने के कारण शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। जांचकर्ताओं को उन मामलों के बारे में पता था जिनमें पुरुष गर्भवती प्रेमिकाओं के साथ गायब हो जाते थे और वे महिला की खोज में संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहते थे। लेकिन केटी को यकीन था कि उसकी दोस्त खतरे में थी। काम पर वापस वह लगातार रैना का नंबर डायल करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रैना की चिंता ने केटी को एक पल भी चैन नहीं लेने दिया और वह हर दिन उसके बारे में सोचती रही। मदद के लिए किससे संपर्क करना है यह नहीं जानते हुए और उसके रिश्तेदारों के साथ कोई संपर्क नहीं होने के कारण केटी पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। तब से केटी को रैना की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन वह हमेशा मानती थी कि उसकी दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ है। जब जांचकर्ताओं को कैथी के कैथोलिक अनाथालय का पता मिला, जहां पहले रैना रहती थी, तो वे सभी आवश्यक डेटा ढूंढ सके। दस्तावेजों से पता चला कि रैना वहां कुछ समय तक रही थी, उसकी आगमन और प्रस्थान की सही तारीखों के साथ। कैथी के अनुसार रैना गर्भावस्था के 2 या 3 महीने में अनाथालय छोड़ गई थी और उसे 8वें महीने में पाया गया था। इस प्रकार यह निर्धारित किया गया
कि रेना मार्च या अप्रैल 1967 में परेशानी में पड़ गई थी। कैथी की जानकारी के धन्यवाद से जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि रेना का एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध था, जैसे कि उस घर के पिछले 3 मालिकों का, जहां परेशानी मिली थी। अचल संपत्ति के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि घर का वह हिस्सा जहां परेशानी संग्रहित थी, मूल योजना का हिस्सा नहीं था। यह निर्माण केवल 1981 में किया गया था। इसका मतलब यह था कि परेशानी उसी समय तहखाने में आई हो सकती है। जांचकर्ताओं को यह पता लगाना था कि यह निर्माण किसने किया था। जांचकर्ताओं ने स्टैन मिलर पर ध्यान केंद्रित किया, जो घर के दूसरे मालिक थे। मिलर ने बताया कि वह 1972 में घर में चले गए थे और तुरंत अवैध निर्माण के बारे में जान गए थे। 1981 में उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज जारी किए। उन्हें परेशानी के अस्तित्व के बारे में भी पता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह निर्माण कार्यों के बाद छोड़ दी गई थी और ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जांचकर्ताओं को सलाह दी कि वे हॉवर्ड एरेंस से बात करें, जो उनसे पहले उस घर में रहते थे। जांचकर्ताओं ने पाया कि हॉवर्ड एरेंस उस समय जब रेना परेशानी में पड़ी थी 40 वर्ष के थे, विवाहित थे और 3 बच्चों के पिता थे। हालांकि उन्हें कानून का पालन करने वाला नागरिक माना जाता था, जांचकर्ताओं ने एक परिस्थिति पर ध्यान दिया। उनके करियर की सफलता उनके ससुर से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने उन्हें एक प्लास्टिक उत्पाद कंपनी में साझेदार बना दिया था। कंटेनर के तल में हरी रंग और एक प्लास्टिक की शीट थी। घर के पहले मालिक, जो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो ऐसे सामग्री और कृत्रिम फूल बनाती थी, ने इस रंग का उपयोग उत्पादों को रंगने के लिए किया था। विल्किंस ने लगभग 2 दशकों तक इस फैक्ट्री में अपने ससुर और एक सहयोगी ऑल्विन हाउपर्टमैन के साथ काम किया। जब कंपनी 1972 में बंद हो गई, तो उसने अपना घर शिकागो में बेच दिया और अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा चला गया। जांचकर्ता फ्लोरिडा में विल्किंस के पिता से बात करने के लिए गए, लेकिन पहले उन्होंने अपनी धारणाओं की जांच करने और उसके पूर्व साथी शंतनु से मिलने का फैसला किया, जो भी फ्लोरिडा में रहता था। उन्होंने मालकिन को कंटेनर दिखाया और उसने तुरंत उसे पहचाना, कहते हुए, हां, ऐसे कंटेनरों का उपयोग हरे रंग को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। उसने उन गोलियों को भी पहचाना जो उसमें मिली थीं। जांचकर्ताओं ने हाउपर्टमैन से उसके पूर्व साथी के बारे में सवाल पूछे। हाउपर्टमैन ने बताया कि हावर्ड एक तकनीकी रूप से कुशल, मजबूत और सहनशील व्यक्ति था। उसने यह भी उल्लेख किया कि विंस की एक युवा लैटिन अमेरिकी प्रेमिका थी, जिसके लंबे काले बाल और सुनहरे दांत थे। जांचकर्ताओं ने समझा कि वह रैना थी। हाउपर्टमैन को उसका नाम याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि वह फैक्ट्री में लगभग 1 साल काम करती रही और एक दिन बस काम पर नहीं आई और फिर उसे किसी ने नहीं देखा। हाउपर्टमैन को एक अजीब घटना भी याद आई। एक बार न्यू जर्सी के एक नाराज मकान मालिक ने, जहां विल्किंस ने रेगिना के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, उसे फोन किया। मकान मालिक ने धमकी दी कि अगर हावर्ड किराया नहीं चुकाता तो सारी चीजें सड़क पर फेंक दी जाएंगी। जब हाउपर्टमैन ने संदेश दिया तो हावर्ड तुरंत अपनी कार में बैठकर चला गया। शाम को वह एक टीवी और एक सूटकेस लाया। 1967 में हाउपर्टमैन को यह नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, लेकिन 3 दशकों बाद जांचकर्ता इस बात से आश्वस्त थे कि एल्किन ने रेना के अपार्टमेंट से सारी चीजें हटा दी थीं। उस समय रेना पहले से ही उसके घर के तहखाने में थी। 9 सितंबर 1999 को 1 सप्ताह हो गया था जब से रेना को लॉन्ग आइलैंड में घर के नीचे पाया गया था। जांचकर्ता फ्लोरिडा में हावर्ड के घर के दरवाजे पर थे। हावर्ड उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। आधे घंटे तक हावर्ड इस बात पर जोर देता रहा कि उसने कभी भी उस टैंक और उसकी सामग्री को नहीं देखा था। जांचकर्ताओं ने उससे पूछा, क्या आप उस महिला को जानते थे जो फैक्ट्री में काम करती थी? विल्किंस ने जवाब दिया, हां, बहुत समय पहले, लेकिन हमारा संबंध बहुत छोटा था। मेरे ससुर ने पता लगा लिया और जोर दिया कि हम तुरंत अलग हो जाएं, और मैंने ऐसा ही किया। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने कहा कि उसे याद नहीं है। जब उसे उसकी फोटो दिखाई गई तो उसने दावा किया कि उसने उस महिला को कभी नहीं देखा।
जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें यकीन है कि उसने उसे खत्म कर दिया और टैंक में छिपा दिया। अचानक एक फोन कॉल ने बातचीत को बाधित कर दिया। विंस की पत्नी ने फोन किया। उसे बात करते समय विल्किंस ने जांचकर्ताओं की यात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया। बातचीत के बाद उसने जांचकर्ताओं से कहा कि उन्हें घर छोड़ना होगा। स्पष्ट रूप से उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब जांचकर्ता फ्लोरिडा में घर पहुंचे, उनके पास वारंट नहीं था। जाने से पहले उन्होंने कहा, हम वारंट के साथ वापस आएंगे। जैसे ही वे बाहर गए, एक जांचकर्ता ने प्रमुख को फोन किया ताकि हावर्ड के लिए वारंट प्राप्त किया जा सके। 10 सितंबर को हावर्ड की पत्नी ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका पति लापता है। हावर्ड विल्किंस सुबह सुबह गायब हो गया और अपना बटुआ घर पर छोड़ गया। पुलिस ने उसकी खोज शुरू की और उन सभी संभावित स्थानों की जांच की जहां वह हो सकता था। 45 मिनट बाद उन्होंने उसे एक दोस्त के घर में पाया जो छुट्टी पर था। हावर्ड गैराज में एक कार की पिछली सीट पर बैठा था और कोई जीवन संकेत नहीं दिखा रहा था। जांचकर्ताओं को घटना के कारणों पर कोई संदेह नहीं था। अपनी कार्रवाइयों के परिणामों को समझने के बाद हावर्ड एरेंस ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया ताकि अदालत की प्रक्रिया से बच सके। न्यूयॉर्क की प्रयोगशाला में हावर्ड और एक बच्चे का डीएनए तुलना किया गया और एक मेल पाया गया। रीना 30 साल तक टैंक में रही। इस पूरे समय एल्किन ने एक सामान्य जीवन जिया और 3 बच्चों की परवरिश की। आइना की दोस्त केटी अंद्रेड अभी भी खुद को दोषी मानती है और कहती है, मुझे लगा कि अगर मैं 5 या 10 मिनट पहले पहुंच जाती तो रीना अभी भी जीवित होती। पुलिस ने रीना के परिवार को पाया। उसकी मां 30 साल तक नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था और वह कहां थी। रीना को एल साल्वाडोर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसे परिवार की संपत्ति में दफनाया गया। इसके तुरंत बाद रीना की मां भी मर गई और उसे अपनी बेटी के बगल में दफनाया गया।